मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये मेजर्स तो लेना ही था। इतने सारे फार्मर्स ने सुसाइड किया है महाराष्ट्र में कि गवर्नमेंट ने यदि मेजर नहीं लिया होता तो गवर्नमेंट चेंज कर दिया होता फार्मर्स लोगों ने। तो सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट्स। अब जरा ध्यान से सुनना। तुम महाराष्ट्र में जिसको भी सीड्स बेचना है, ठीक है ना, सबके सब रजिस्टर होने चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो सीड्स बेचते हैं, सी एक प्याज, कांदा जो है, लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, मैंने कई बार बोला है तुम, उसका जो प्याज का जो सीड आता है वो 1,500 का था, अभी 6,000 रुपए का मिलता है किलो। तो ये जो सीड्स लोग खरीदते थे, बाद में पता चलता था सीड से कुछ उग ही नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट ने अभी स्पेसिफाई किया है कि यदि ऐसा कोई बेचता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए। इसका मतलब जो नकली सीड्स बेचने वाले लोग थे ना, पहले चलता था, अभी नहीं चलता है, और तुमको रजिस्टर कराना पड़ेगा यदि तुम सीड्स बेच रहे हो तो गवर्नमेंट ने ये जो क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट्स क्यों बोला है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सीड्स टेस्टिंग, सीड्स के लैब्स, लेबोरेटरीज, न्यू सीड लाइसेंसेस, स्टोरेज, इसके बारे में सारा डिटेल बोलते हैं ना वेबसाइट में लागू किया है। सो तुमको सीड्स बेचना है तो पहले जाकर गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराओ, उसके बाद बेचो। सीड ही तो सब कुछ है। तुम्हारा ड्रैगन फ्रूट कहाँ से आता था? आई थिंक हांगकांग, चाइना से आता था। अभी सिन्नर के वहां पे मैंने सुना है, वहां पे ड्रैगन फ्रूट बनाते हैं। उसका कारण क्या है, हमने बाहर से सीड लिया और फिर उसको पेरनी करके उगाया। सो अभी फ्रूट्स इंडिया में भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट्स, कुछ जगह पे रीजनेबल नहीं रहता है, हाई डिमांड में रेट्स बढ़ भी जाते हैं, लेकिन क्वालिटी सीड्स पे खास करके महाराष्ट्र ध्यान दे रहा है। इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन। यूरिया सुना होगा तुमने, लेकिन उसका एक दिक्कत ऐसा है कि यूरिया का यूज ओवर हो जाता है। तो जो आउटपुट है, इफ यू कंपेयर इंडिया विद चाइना, सेम जमीन का आउटपुट 40% चाइना ज्यादा क्यों लाता है? क्योंकि अपना जो फर्टिलाइजर्स, एक बहुत अच्छी पिक्चर थी, उसमें उसने बताया तुम फर्टिलाइजर में जो केमिकल यूज करते हो उसके बजाय काउडंग, या बोलते ना गोमूत्र बोलते हैं, वो उसने, उसका एक्टर दिलीप प्रभावलकर करके कोई एक्टर है महाराष्ट्र का, मैंने वो मूवी देखी थी। वो पूरा ऑर्गेनिक यूज कर रहा था। ऑर्गेनिक मतलब ऐसे टेक्निक जो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। अभी लोग बोलते हैं ना सवेरे उठ के गर्म पानी और तुलसी का रस पिया जाए, ऑर्गेनिक, तुम विदाउट केमिकल यूज कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन में आउटलेट्स बढ़ाए जाए। आउटलेट्स मिल जाते हैं, सिर्फ केमिकल रहित चाहिए, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना ही पड़ा, क्योंकि मैंगो के कंसाइनमेंट यूरोप वाले आउटराइट रिजेक्ट कर रहे थे, अंगूर के कंसाइनमेंट आउटराइट रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये लोग पेस्टिसाइड्स डाल रहे थे। अब पेस्टिसाइड डाला, वहां पे रिजेक्ट हो गया तुम्हारा लाखों का, एक तो अपने को डॉलर्स मिलना नहीं है। तब जाकर गवर्नमेंट ने सब कायदे लाए कि तुम ओवर पेस्टिसाइड्स मत डालो, क्योंकि एक तो इंसानी हेल्थ को असर होता है, और अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया तो यूरोप ब्लॉक करता है, यूरोप ने ब्लॉक किया तो ऑस्ट्रेलिया ब्लॉक करता है। तुम और यूरोप ने 2 साल के लिए कुछ मैंगो पे बैन भी कर दिया था, तो फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं बीच में कुछ साल पहले कोकन गया था, मालवन गया था। अब वहां पे थोड़ा ऑर्गेनिक होता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम लेबर है, मिलता नहीं है आसानी से लेबर। नाउ नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। अच्छा ये भी बता दूं, फर्टिलाइजर के लिए एग टूल्स, टेस्टिंग लेबोरेटरी सब गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। महाराष्ट्र में तुमको एग्रीकल्चरल कॉलेज भी मिलेगा। मैं कहाँ पे गया था, लोनी साइड गया था, तुमको एग्रीकल्चरल कॉलेज ये सब पुणे में मिल जाएंगे। इनफैक्ट एमबीए इन मार्केट, एमबीए इन एग्रीकल्चर भी होता है, ठीक है। नाउ आगे, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। गवर्नमेंट ने 71,000 करोड़, तुम यहाँ पे लिख सकते हो ये आंकड़ा, गवर्नमेंट ने
इरिगेशन के लिए 71,000 करोड़ स्पेंड किया है। नाउ ये क्यों स्पेंड किया है, इसका कारण क्या है? अपना 25% ड्रॉट एरिया है, मतलब बारिश जहां पे, जो मराठवाड़ा साइड है ना, वो ड्रॉट का प्रॉब्लम है। तुम एरोप्लेन मंगाओगे अमेरिका से, टाइप करोगे कंपनी को कि भाई तुम केमिकल, जैसे ना एरोप्लेन उड़ता है केमिकल रिलीज करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर केमिकल है, फिर विद इन 45 मिनट्स बारिश होती है। चाइना में ट्राई किया तो फ्लडिंग हो गया था चाइना में, और अपने को चाइना वालों पे भरोसा नहीं है, तो हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। बट ये सब लाखों और करोड़ों का खर्चा है, गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता हर बार। तो बेस्ट है कि इरिगेशन बनाया जाए। 50% करीबन एरिया इरिगेटेड, बाकी 50% इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। राइस प्रोडक्शन जो महाराष्ट्र में हुआ है, इंडिया में राइस, मैंने बताया था 40% वर्ल्ड का राइस इंडिया कंट्रोल करता है, बट इस साल 8% आउटपुट कम हुआ है, बारिश कम हुआ है जितना होना चाहिए। अच्छा, अप्रैल मई में ही गवर्नमेंट के साइड से नोटिफिकेशन आ जाता है इस साल नॉर्मल रेनफॉल होगा, ताकि लोग डरे नहीं। गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया रेनफॉल नहीं होगा तो लोग डर जाएंगे। हर साल का मैं न्यूज देखता हूँ अप्रैल मई में, वेदर फोरकास्ट नॉर्मल रेनफॉल, और जब बारिश खत्म होता है तो 6%, 8%, 10% कम होता है। ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, मैं तुमको डेटा पढ़ के बताऊंगा। जो इरिगेशन फैसिलिटीज में एक कनाल टाइप होता है, एक वेल होता है, एक टैंक टाइप होता है, ठीक है ना? ज्यादातर तो वेल टाइप होगा। इसमें एक दिक्कत ऐसे आता है, अब जैसे कोका कोला पानी कहाँ से लाएगा? वो जमीन के नीचे से निकालता है। अब जमीन के नीचे से तो निकालेगा, बट सामने वाला खेत ड्राई हो जाता है, वाटर टेबल कम हो जाता है ना। अभी इन लोग को कायदे हैं, तुम एक लिमिट के बाद जमीन के नीचे से पानी निकाल नहीं सकते, बट कई बार इल्जाम लगा है कि ये लोग कायदे तोड़ के जमीन से पानी लिमिट से ज्यादा निकाल। सो तुमको जहां से डिस्टलरी का प्लांट है उसके आजू बाजू सब जमीन तुमको ड्राई मिल रहा है, पानी वो लोग पूरा जमीन से खींच लेंगे तो कहाँ से पानी जाएगा? और एक और दिक्कत है, आजकल के जो रास्ते बनते हैं बिटुमेन ये सब, पानी नीचे जाने के लिए जगह कहाँ है? सब सीमेंट का हो रहा है ना। जमीन के नीचे जाएगा तभी तो पानी बढ़ेगा, वाटर टेबल जमीन के नीचे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि जितने रास्ते बनते जा रहे हैं तो पानी जमीन में नहीं जा रहा है, तो जमीन के नीचे का पानी ड्राई हो रहा है, कम हो रहा है, बारिश एडिक्वेट नहीं है, अल्टीमेट क्या होता है, खेती या फसल में कम होता है। तो गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में 32 मेजर, 184 मीडियम और 2200 इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स लिए। इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां पे खाना कम हो गया वहां महंगाई बढ़ता है। बीच में प्याज कितना हो गया था, 100, 120 तक चला गया था ना, और फिर लोग नाराज होकर गवर्नमेंट को ही चेंज कर देंगे, फिर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स लगातार ही चालू रहते हैं। लेकिन अभी भी अपने देश में आइडियल गांव एक दो है, जो जिसको बोलते हैं ना आइडियल गांव, वो लोग खुद का पानी सब संभालते हैं। बारिश के टाइम में वो टेक्नोलॉजी सिंपल सा है ना, कुछ गांव में पहाड़ी से पानी ऊपर से नीचे आके फ्लो हो जाता है। जो कुएं जैसे छोटा बना के रखना, वो सब इतना डेवलप हुआ ही नहीं है। अच्छा, हमारे बिल्डिंग में या तुम कहीं पे भी ले लो, जमीन के नीचे से पानी आता है, ठीक है ना? कुछ बड़े हाई राइज बिल्डिंग में म्युनिसिपालिटी का पानी आता है, कहाँ से? बाकी चीजों के लिए, बट टॉयलेट के लिए तो यूज बोरवेल का पानी। अब बोरवेल का पानी एक लिमिट बाद कम होना है, पहले जो आधे घंटे में भरता था टैंक, अभी 6-6 घंटे लगते हैं। अच्छा, गुजरात में एक आइडिया उन्होंने बताया कि बोरवेल जो है खोदा गया है, जो भी है, पानी बारिश के टाइम में कहीं ऐसा एडजस्टमेंट किया जाए कि बारिश का पानी वापस वो बोरवेल को फिल करे। ये टेक्नोलॉजी के लिए कोई अवेयर नहीं और कोई स्टेप्स भी लेता नहीं है। अब कितना सिंपल है ना, बारिश के टाइम में तुम वापस बोरवेल को भरने की सुविधा करो। ये अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक कब आएगा? जब जैसे लातूर कंप्लीट ड्राई, बैंगलोर, साउथ अफ्रीका का एक देश, साउथ अफ्रीका का एक आई थिंक स्टेट फुल ड्राई हो गया था कुछ साल पहले, तुमको झक मार के लाना पड़ेगा। बैंगलोर भी फुल ड्राई का डर था, अभी फ्लडिंग हो गया था बैंगलोर में कुछ साल पहले, वहां पे सब खत्म हो गया ना एनक्रोचमेंट की वजह से। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो महाराष्ट्र में जो ड्रॉट है आगे बढ़ना ही है, बारिश का कुछ गारंटी नहीं कर सकते। अब नासिक का ले लो, गंगापुर डैम ड्राई हो गया तो अपना तो बेड बच जाएगा। और लगातार हाई राइज बिल्डिंग बढ़ रहे, पानी का डिमांड कम नहीं होगा, वो बढ़ना ही है। मैं वही किसी को बता रहा था, उस साइड गए थे तो गंगापुर डैम 10-20 टक्का यदि बचा
तो पानी की कटौती शुरू हो जाती है। और जिस साल अपने यहाँ बारिश नहीं आया, मारामारी हो जाएगी, क्योंकि 15 लाख का पॉपुलेशन पानी के बिना कैसे जिएगा। आ रहा है समझ में? कुछ साल पहले या 2-3 साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, नासिक में तुम कलेक्टर ने बैन किया था, गाड़ी नहीं साफ कर सकते थे, पानी इतना कम हो गया। मतलब किसी ने पानी गाड़ी साफ करते हुए दिखा सवेरे तो अरेस्ट अरेस्ट तो नहीं, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इतना स्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि पानी वेस्ट करना नहीं था। ये साल फिर भी अभी कितना गंगापुर डैम भरा है मुझे पता नहीं, इस साल तो भरा होगा 70-80, लेकिन कभी ना कभी यदि कम गिरा बारिश तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिफिकेशन of agriculture pumps and efforts to provide electricity on demand. Now, सिंपल सा है, एग्रीकल्चरल पंप्स जो है, मैंने तुमको बताया था दिंडोरी साइड में एक स्टूडेंट का, रिच स्टूडेंट था, तो उसका खुद का पंप था, लेकिन ये काफी साल पहले की बात है। इलेक्ट पंप था पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। इगतपुरी साइड में कुछ साल पहले दिन में सिर्फ 3 से 6 घंटा इलेक्ट्रिसिटी आता था। मतलब तुम 18 आवर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रहते थे, 6 आवर्स में तुमको पंप, घर पे भी पानी, एवरीथिंग तुमको 6 घंटे में करना था। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड देंगे। ये तो अभी अभी सब हुआ है, 10-15-20 साल पहले इधर सब गांव, कितने भारत में गांव है, करीबन 6 लाख गांव है, तो इलेक्ट्रिसिटी करीबन 28,000 गांव थे जिसको इलेक्ट्रिसिटी मिला नहीं था अभी तक। सो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो आया, उन्होंने बोला हम पिछले साल मार्च तक अभी सारे गांव इलेक्ट्रिफाइड कर दिए, सब इलेक्ट्रिसिटी। और अभी अभी ई व्हीकल्स बढ़ रहा है, तो अभी देखो सोलर और विंड का एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे गवर्नमेंट ने, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेजरली ई व्हीकल में चला जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? लोगों का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ना ही है, घटना नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी मिलके, तुमने किसान क्रेडिट कार्ड सुना? किसान क्रेडिट कार्ड, मुझे लगता है इसका लिमिट जहां तक मुझे याद है शायद 2 लाख तक का लिमिट था। किसान क्रेडिट कार्ड दिया कि इमरजेंसी में तुम बैंक के पास जाओगे, सीड्स डालने का एक टाइम होता है, फर्टिलाइजर यहाँ पे जो क्षेत्र तुझे थोड़ा पता होगा, जरा सा कम ज्यादा हो गया तो आउटपुट नहीं आना है, पानी डालने का टाइम सब टाइम टू टाइम, चावल है तो जमीन को जलाना, ये सब टाइम टू टाइम करना पड़ता है। तो मोमेंट कुछ अंगूर का भी कुछ कम ज्यादा हो गया, आम का कुछ कम ज्यादा हो गया, गया, फिर तो आउटपुट नहीं आना है। अच्छा, ये साल आम में एक ट्रेजेडी हुआ अपने देश में। क्या ट्रेजेडी हुआ? आम का पहले फ्लावर आता है, फ्लावर, फिर आम, फ्लावर आया, लेकिन हीट हीट की वजह से वो गिर गया। नॉर्थ साइड या मध्य प्रदेश है जो भी है ना, ऊपर के साइड में हूँ, तो जहां आम आने चाहिए थे वो फ्लावर ही गिर गया। ग्लोबल वार्मिंग कारण दिया गया, कीड़े का कारण नहीं था, ग्लोबल वार्मिंग। और तुम क्या करोगे फिर? अच्छा, इंडिया में ऐसे भी आम है जो 2 से 2.5 लाख रुपए किलो मिलते हैं। तुमने सुना होगा, बहुत बड़ा न्यूज था वो। उसको गार्ड करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड दो पेड़ को, और 2400 घंटे सिक्योरिटी रहता है। अब उसका सीड्स या जिसकी मदद से दूसरे, राजस्थान साइड, आई थिंक राजस्थान या एमपी, ये सब उधर का है, लेकिन बाकी देश में या बाकी जगह पे है ही नहीं। तो अभी उसका सीड्स लेके धीरे धीरे बाकी जगह उगाया जाए, नहीं तो फिर वो गिने चुने लोग ही इंजॉय कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? 2-2.5 लाख रुपए सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी लोग को तो अपन तो जिंदगी में सोच। अच्छा, नासिक होकर अच्छे अंगूर बाहर चले जाते हैं, अपने जैसे लोग को क्वालिटी ग्रेप्स मिलते ही नहीं है, सब कलकत्ता मुंबई चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर रेट डबल ट्रिपल मिलता है। फॉरेन में तो 200-250 रुपए किलो, यहाँ 40-50-60 मिलेगा, तो क्वालिटी भी लो लेवल पे आएगा ना। अपन ने बड़े अंगूर कहाँ देखे? बॉम्बे का उनको बेस्ट ऑफ ग्रेप्स मिलेंगे, बॉम्बे में कहाँ उगता है? तो सब नासिक में उगता है। करेक्ट। उसके बाद सेटिंग अप एपीएमसी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 295 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी सेटअप किया है इससे। अच्छा, एक और बहुत बोलते ना, क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल फैसला लिया है। शेतकरी को रिटेल में बेचने का परमिशन नहीं था, यदि तुमको पता होगा, नहीं बेच सकते थे पहले कि मार्केट में जाकर। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने कायदा बदला, नाउ फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली एज अ रिटेल आउटलेट
टू कस्टमर्स। बहुत सारे विरोध किया मिडिलमैन ने, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं सुना, और मुझे लगता है फैसला बहुत सही था, क्योंकि फार्मर्स मिडिलमैन को देगा 10 रुपए में, मिडिलमैन से कस्टमर आते आते 60 रुपए 80 रुपए हो जाते, तो क्यों ना फार्मर ही बेचे 30 40 रुपए में। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये तो बहुत अच्छा है। और एपीएमसी में क्या होता है कि जहाँ पे एपीएमसी नहीं रहेगा वहां पे लोग मनमानी, कुछ बिल्स हमने ऐसे देखे थे, प्याज या टमाटर लोगों ने रास्ते में फेंक दिए, क्योंकि वो 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया किलो या 1 रुपया किलो ऐसे में लोग ले रहे थे। कमिटी रहेगा तो एक यूनियन रहेगा, तो इसलिए तुमको नासिक में भी मिल जाएगा एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इसमें क्या होता है कि तुमको एक सेलर का एक यूनियन, बायर का एक यूनियन, एक करेक्ट प्राइसिंग में आता है। विदाउट ये जहाँ पे मनमानी है वहां पे लोग बहुत कम रेट में फार्मर से लेते हैं और बहुत ज्यादा रेट में बेचते हैं, इसलिए कुछ मिडिलमैन करोड़पति बन गए। ठीक है ना, तो एपीएमसी जरूरत है। नेक्स्ट, क्लियरिंग क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ मास मीडिया फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। मास मीडिया ये सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट ही स्टेप लेता है, फार्मर को तो मीडिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हाँ, ड्रैगन फ्रूट सुना होगा तुमने, ये सब मास मीडिया से नहीं, टेस्ट की वजह से। और उसमें पौष्टिक तत्व रहते हैं ना, कोई बीमार रहा तो डॉक्टर खुद रेकमेंड करते हैं ड्रैगन फ्रूट। और एक और है, क्या है, ए से नाम होता है, बहुत पौष्टिक माना जाता है। एवोकेडो, आई थिंक मैं एक जगह गया था, इट कॉस्टेड मी 200 रुपीज, और उसको गवर्नमेंट को रेट कम करना पड़ेगा, हाईली पौष्टिक। वो तुमको कैसे ना, जो बॉलीवुड के सितारे हैं ना, आई विल हैव एवोकेडो फॉर ब्रेकफास्ट, और अपने लोग वड़ा पाव में ही जीते हैं। ये रिच लोग का नाश्ता, उनके हर इसमें ये सब रहता है, अपने को तो पता ही नहीं है। और आजकल मैंने बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइब किए तो आता है कि इसमें ये पौष्टिकता और ये पौष्टिकता, तब जाकर पता चलता है कि अपन जो खा रहे थे पौष्टिक ही नहीं था। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, मल्टीग्रेन आता ना, मल्टीग्रेन आटा, कल परसों ही हमारे एक रिलेटिव आए थे, ये क्यों नहीं लेते आशीर्वाद का मल्टीग्रेन आटा। मैंने बोला आप जरा ध्यान से उसमें पढ़ो, मल्टीग्रेन में 5 मिक्सचर रहते हैं ना तुम्हारा, आई थिंक बाजरा और गेहूं और ये सब। हाँ, मतलब आप जरा ध्यान से रीड करो, उस मल्टीग्रेन में 90% गेहूं है, सिर्फ 5 से 8 टक्का दूसरा उन्होंने मिक्स किया। आया समझ में? लोग खाते और सोचते हैं मैं मल्टीग्रेन खा रहा हूं, लेकिन 90% तो गेहूं है उसमें। तुम फ्रूट जूस लेते हो, उसका पानी कंटेंट देखना और जूस का कंटेंट देखना। आ रहा है समझ में? हाँ, और उसमें एसेंस भी कुछ लोग डालते कि नहीं, तुमको लोग पढ़ते ही नहीं है। तो फ्रूट जूस, तुम एक यूरोपियन साइड में ना कोल्ड प्रेस करके एक आता है मशीन, जिसमें वो स्लोली एंड स्टेडीली, ये थोड़ा बायोलॉजी का और क्या, आई थिंक केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट है, मैं जितना मुझे पता है मैं बता पाऊंगा। पूरा क्रश कर दोगे तो सब लगभग पौष्टिकता खत्म हो जाएगा, उस 80 90 टक्का खत्म हो जाता है, और फिर लोग रियल फ्रूट जूस पी के सोचते हैं कि पौष्टिकता मिला। 10 20 टक्के से ज्यादा नहीं है। तो कोल्ड प्रेस क्या करता है, वो धीरे धीरे जूस निकाल, वो मशीन कुछ 25 30 हजार रुपए का है। इंडिया में 25 हजार लोग मिक्सर नहीं जीते हैं, सब उसमें ही काम करते हैं। तो इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है, खाने के टाइमिंग्स नहीं है। अगेन, लोग बॉलीवुड या हॉलीवुड में लोग बोलते हैं 6 बार से ज्यादा खाना नहीं, वहां पे 6 to 8, और यहाँ पे एक बार का। यहाँ पे रिच लोग भी मैल न्यूट्रिशन के शिकार है। और दीक्षित प्लान, डाइट प्लान पता है ना, 2 बार ही खाने का दिन में, सुना होगा, बहुत इंडिया का, महाराष्ट्र में बहुत नाम कमाया दीक्षित जो डॉक्टर है। 2 बार ही खाने का, और तीसरे टाइम नहीं खाने का। तुमको चाय नाश्ता जो भी करना है 1 टाइम, और फिर बाद में सेकंड टाइम इवनिंग को, नथिंग मोर। कुछ लोग को सूट करता है, कुछ लोग को नहीं करता। अप टू 18 ना, यू ईट एनी डैम थिंग, तुम्हारा बॉडी और बोलते हैं ना हार्मोन्स इतना स्ट्रांग रहता है, सब पचा देता है। आफ्टर अ सर्टेन एज ना थोड़ा डाइट पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये अवेयरनेस ही नहीं है, लोग कुछ भी खाते हैं। और हमारे ऐसे लोग भी है, मन गया ख्याल, थोड़ा डिसिप्लिन डाइट में थोड़ा सा लगता है, बट डाइट में पौष्टिक तत्व क्या है वो पता ही नहीं। न्यूट्रिशनिस्ट के पास लोग जाते नहीं है, वो कम से कम 1000 रुपए चार्ज करता है, करती, तो इतना अवेयरनेस नहीं रहता है। करेक्ट? हाँ,
तुम बॉलीवुड के लोग देखोगे ना, वो लोग के सब न्यूट्रिशनिस्ट, उनका डाइट एवरीथिंग प्लान रहता है। मैंने बताया था ना, मुंबई में 6 टिफिन जाते हैं, लाख रुपए वो लोग महीने का लेते हैं। उनका सेट पौष्टिक जो काउंटिंग करते हैं ना कैलोरीज, उनका कैलोरीज काउंटिंग करके खाते वो लोग। और अपने यहाँ कैलोरीज का एक कम, वड़ा पाव दिखा इधर खा लिया, इधर ये दिखा चिवड़ा खा लिया, चिप्स दिखा। अपने यहाँ इंडिया में कंट्रोल कम है। लेकिन एक बात है, मुंबई रेलवे स्टेशन में तुम जाओगे ना, वड़ा पाव के स्टॉल्स कम मिलेंगे, सैंडविचेस। मुंबई में अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है अभी। अभी लोग अभी थोड़े से बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक और वैसे टाइप का खाने लगा है। और ओट्स आता ना, ओट्स, ये सब अब भी अभी थोड़ा लोगों को अवेयरनेस आ रहा है, वरना ओट्स कितने लोग सवेरे का नाश्ता जो मिला खा लेते थे। अभी थोड़ा डाइट प्लान के हिसाब से तुम्हारा जनरेशन ये सब ज्यादा देखेगा, क्योंकि तुम्हारे जनरेशन प्रॉब्लम ज्यादा फेस करेगा, क्योंकि तुमने बचपन से केमिकल वाले खाने खाए, हमारा जनरेशन ने कम खाया, तो इसलिए बीमार लोग ज्यादा होते हैं। करेक्ट। सो अवेयरनेस, आई थिंक सचिन तेंदुलकर को लिया था ना अंडे का, रोज खाओ अंडे। लेकिन उसमें और बैंड बच जाता है, क्यों? क्योंकि जो मुर्गी को केमिकल हार्मोनल इंजेक्शन दिए, अंडे में इंजेक्शन हार्मोन्स होंगे, तुम खाओगे तो वही हार्मोन जो बॉडी को जरूरत नहीं, हो जाता है और हेल्थ प्रॉब्लम आता है। तो अभी लेने का क्या, एक कड़कनाथ का अंडा था, सुना है कड़कनाथ? 50 रुपीज का एक अंडा आता है। डॉक्टर के परमिशन के बगैर मैंने खाया, दो मस्त, दिन में 2-3 खाया, 3 दिन बाद यूरिक एसिड बढ़ गया, पैर में दुखता है ना बहुत। बोला मैंने जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं, अपने को तो ब्लड प्रेशर कुछ प्रॉब्लम नहीं। सडनली मेरे को पैर के अंगूठे के यहाँ पे यूरिक एसिड, पता है ना, इधर दुखेगा और इतना सॉलिड दुखेगा। मुझे लगा मैंने किसी को लात तो मारा नहीं, किसी ने मेरे को लात नहीं मारा है ना, गुस्सा अपने को जल्दी आता। हुआ क्या, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला एक जरा ब्लड टेस्ट करा, यूरिक एसिड एकदम ज्यादा। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? बोले कड़कनाथ के अंडे खाए। कितने खाए? मतलब 6 दिन में 12। मतलब पागल हो गया, एक अंडा खाया जाता है उसमें 6 गुना करीबन प्रोटीन देता है नॉर्मल अंडे से, अपने को पता नहीं। तो ये सब नॉलेज नहीं रहा तो कैसे बैंड बच जाता है, वैसे होता है, ठीक है। तो अंडे भी अभी ऑर्गेनिक कौन से आते हैं ना बॉक्स में, वो प्रेफरेबल होने चाहिए। लोग गांव के अंडे बोलते हैं। हाँ, हाँ ब्राउन या नॉर्मल व्हाइट भी, जो बॉक्स में उसमें लिखा रहता है ऑर्गेनिक, अब कितना सही रहता है पता नहीं। पर गांव के अंडे अगेन, मुर्गी कहाँ की है और उसको क्या खिलाया गया है, इंजेक्शन दिया है कि नहीं, ये सब चेक करना चाहिए। ऐसे अंडे नहीं खाए जाते हैं, वो आ जाते हैं। तो बेस्ट है 6 का पैक आता है ना, 15 दिन में एक्सपायर, वो टाइप के लेने चाहिए। थोड़े महंगे आते हैं बट वही लेना चाहिए। नॉर्मल अंडे कहाँ से आए क्या है सब चेक किए बगैर नहीं खाना चाहिए। लोग खा लेते हैं बट वो बहुत हार्मफुल है।